Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Safar from FEI. This is class 10th history. Chapter number first, the rise of nationalism in Europe. Lecture number third. Let's start today's first topic. Our today's first topic is the making of Germany and Italy. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जर्मनी से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किस तरह से हुई? तो पहला अटेम्प्ट जो हुआ था 1848 में, जब जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था, लेकिन उसके बाद वो फेल हुआ क्योंकि फ्रेडरिक विल्हेम फोर्ड जो प्रूशिया के रूलर थे, उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो यूनाइटेड जर्मनी के रूलर बने, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकराया और साथ में बाकी मोनार्चिस के साथ हाथ मिलाने के बाद उन्होंने उस असेंबली को, नेशनल असेंबली को डिसबैंड किया। उसके बाद ये जिम्मेदारी उठाई जो चीफ मिनिस्टर थे, ओटो वन बिस्मार्क। एक्चुअली जो ओटो वन बिस्मार्क थे, ये बहुत बड़े स्टेटमैन थे, डिप्लोमेसी में काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे यूरोप में। तो बाकी के सब तमाम रूलर जो यूरोप में थे, ऑटोमन बिस्मार्क की बातें वगैरह मानते थे। तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसमें उनको सपोर्ट मिला प्रूशियन आर्मी का और ब्यूरोक्रेसी का। और साथ में जो जंकर्स थे, उन्होंने भी अब सपोर्ट लेना शुरू किया, क्योंकि अब प्रूशिया मिलकर यूनाइटेड जर्मनी बनाना चाहते थे ताकि ये एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बने। और उसके बाद इसने क्या किया, अगर हम बात किए करें, इन्होंने 3 जंग जो है 7 ईयर्स में लड़े। तो तीनों के तीनों जंग इन्होंने जीत लिए। तो वो मैं आगे मैप पे आपको दिखाऊंगा। ये है जर्मनी की उस वक्त की पॉलिटिकल, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल मैप जर्मनी का। ये वाला हिस्सा जो है ये प्रूशिया है, ये इसमें भी जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे। और यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में ये मतलब इलाके बटे हुए थे। ये स्लेस्विग और हॉलस्टीन डेनमार्क के अंडर में थे। यहाँ पे अल्साक एंड लोरेन ये फ्रांस के अंडर में थे। और बहुत सारा इलाका अलग अलग किंगडम्स वगैरह में बटा हुआ था। तो जो मैं 3 जंगों की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इन्होंने प्रूशिया ने डिक्लेयर वार किया अगेंस्ट डेनमार्क। तो उसे उसे प्रूशिया डैनिश वार भी कहते हैं। और इसमें प्रूशिया ने सपोर्ट लिया ऑस्ट्रिया का, जो इस साइड में इलाका है। ऑस्ट्रियन एम्पायर जो हैबिसबर्ग एम्पायर वहाँ पे रूल कर रही थी। तो ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे प्रूशिया की मतलब मदद करने के लिए इकरार किया। और वहाँ पे प्रूशिया ने भी उनको एक लालच दे दी कि यहाँ पे हॉलस्टीन एंड स्लेस्विग 2 इलाके जिनमें जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं, ये डेनमार्क के अंडर में है। तो अगर हमने इनके साथ जंग जीत लिया तो हम स्लेस्विग लेंगे और हॉलस्टीन आपको देंगे। तो ऐसा ही हुआ। 1864 में ये जंग हुई, इसमें प्रूशिया की जीत हुई और वादे के हिसाब से स्लेस्विग प्रूशिया का हुआ और हॉलस्टीन जो है वो ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा बना। उसके बाद उन्होंने दूसरी जंग प्रूशिया ने डिक्लेयर की अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ताकि ये वाले इलाके जो है हॉलस्टीन वगैरह ये भी इनके हो जाए। तो इसमें प्रूशिया ने सपोर्ट लिया फ्रांस का। तो ये जंग हुई 1864 में। और उसके बाद इन्होंने मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया और उसके बाद हॉलस्टीन भी इनका हो गया। और ये वाले इलाके जो अलग अलग किंगडम्स के अंडर में थे, ये भी प्रूशिया के अंडर में चले गए। उसके बाद तीसरी जंग इन्होंने फ्रांस के साथ लड़ी, जो 1870 में हुई। उस वक्त फ्रांस के जो रूलर थे वो थे नेपोलियन थर्ड। तो यहाँ पे ये अल्साक एंड लोरेन उस जंग की जीत के साथ ही इन्होंने हासिल किया और बाकी इलाके भी यूनाइटेड जर्मनी का हिस्सा बने। और ये वाला इलाका जो है ये प्रूशिया के कंट्रोल में था, लेकिन इन्होंने ये ऑस्ट्रिया को दिया क्योंकि यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल नहीं रहते थे। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुई। तो 3 जंगें जो हुई, जिसमें डेनिश के साथ एक जंग हुई, दूसरी हुई ऑस्ट्रिया के साथ, तीसरी हुई फ्रांस के साथ। तो पहली में ट्रीटी ऑफ वीना हुई, दूसरी में ट्रीटी ऑफ प्रैग हुई और तीसरी में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई। और अगर हम बात करें जो तीसरी जंग उन्होंने जीत ली, तो उसके बाद हॉल ऑफ मिरर्स वर्साइल्स में ओटो वन बिस्मार्क और जो जर्मनी की या प्रूशिया के उस वक्त के रूलर थे जिसका नाम था कैसर विलियम फर्स्ट, और बाकी आर्मी ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स में प्रूशियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट को ताज पहनाया और उसको यूनाइटेड जर्मनी का रूलर घोषित किया। इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुई। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर हम बात करें इटली, तो मैं ये भी आपको मैप पे समझाता हूँ। 1815 में किस तरह से थी ये।
अलग अलग 7 स्टेट्स में बटी हुई थी, जिनमें अलग अलग डायनास्टीज या रूलर्स रूल कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे किंगडम ऑफ टू सिकलीज, ये वाला इलाका जो है येलो का है, इसमें बोर्बन डायनास्टी ऑफ स्पेन रूल कर रही थी। ये वाला इलाका जो है इसमें पैपल स्टेट्स को बोलते हैं, इसमें इंक्लूडिंग रोम भी था, इस पे पोप्स का रूल था। यहाँ पे ये जो इलाके हैं लोम्बार्डी एंड वेनिशिया, ये ऑस्ट्रिया के अंडर में था। और ये वाला इलाका जो है ये पेडमोंट है और ये सर्डिनिया है। इस पर एक ही रूलर रूल कर रहा था। तो अगर हम बात करें 7 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, ओनली सर्डिनिया's पेडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो इसी पर इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहे थे, जिसका रूलर था विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंडर में एक मेंबर था जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर बाद में बने, जिसका नाम था काउंट कैमिलो डिकेवर। कहा जाता है कि ना तो वो कोई डेमोक्रेट थे ना कोई रेवोल्यूशनरी थे। अगर हम बात करें सबसे पहले, ये काउंट कैमिलो डिकेवर था जिन्होंने विक्टर इमैनुअल सेकंड को मशवरा दिया कि हम अब बाकी सारी किंगडम्स को आज़ाद करके यूनाइटेड इटली बनाएंगे। लेकिन इससे पहले भी एक कोशिश 1830 में हुई थी, जब जुसेपी मैज़नी जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने रेवोल्यूशन की कोशिश की थी और उन्होंने यंग इटली इसी पर्पज़ के लिए बनाया था कि इटली को यूनिफाइड नेशन बनाया जाए। और इसमें एक अहम रोल है जुसेपी गैरिबाल्दी का भी, जिन्होंने जुसेपी मैज़नी की यंग इटली को ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने भी पेडमोंट में रेवोल्यूशन की कोशिश की और उसको सजाए मौत की सज़ा दी गई। लेकिन उसके बाद वो भाग गए और वो साउथ अमेरिका चले गए। तो वहाँ पे भी बहुत सारी जंगों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन 1848 में जब उन्हें पता चला कि जो सर्डिनिया पेडमोंट का रूलर है, जो इटालियन प्रिंसली हाउस का है, विक्टर इमैनुअल सेकंड, और उसके चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो डिकेवर, वो इटली को यूनिफाई करना चाहते हैं, तो वो वापस आया। और 1859 में इन्होंने एक जंग लड़ी सर्डिनिया पेडमोंट ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और उसमें इन्होंने लोम्बार्डी को हासिल किया। और उसके बाद ये जो जुसेपी गैरिबाल्दी थे, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड और काउंट कैमिलो डिकेवर ने उसे भेजा कि टू सिकलीज जाकर वो इन इलाकों को आज़ाद करे बोर्बन डायनास्टी ऑफ स्पेन से। तो यहाँ पे वो 1000 मैन के साथ गए। उसकी आर्मी में सिर्फ 1000 मैन थे और उनसे भी लोगों ने रेड शर्ट्स पहनी थी, तो उसको आर्मी ऑफ रेड शर्ट्स भी उनको कहते हैं। तो जुसेपी गैरिबाल्दी, जिनको कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ इटली, उन्होंने यहाँ पे लोगों को जमा किया, जो पीजेंट्स वगैरह थे, उनको समझाया कि हमें इस इलाके को आज़ाद करना है बोर्बन डायनास्टी ऑफ स्पेन से। तो ये वो उसमें कामयाब भी हुए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं यहाँ का डिक्टेटर हूँ, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो इसका मतलब टू सिकलीज भी उसी के साथ इनके अंडर में हो गए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का रूलर घोषित किया गया। लेकिन उस वक्त उनके पास सर्डिनिया पेडमोंट था, टू सिकलीज थे और साथ में लोम्बार्डी। और उसके बाद उन्होंने ये फ्लोरेंस वाला हिस्सा भी कैप्चर कर लिया और फ्लोरेंस को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद जो जुसेपी गैरिबाल्दी थे, जिन्होंने टू सिकलीज को कवर किया था, वो पैपल स्टेट्स के अंडर में घुसने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो पोप की फौज थी उनसे उन्होंने हारा। लेकिन यहाँ पे पोप की फौज के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंच आर्मी भी जो पैपल स्टेट वगैरह है इनकी रक्षा के लिए तैनात थी। उसके बाद हम पहुंचते हैं जर्मन यूनिफिकेशन के कुछ वार्स की तरफ। आपको पता ही होगा कि जो दूसरी जंग हुई थी जर्मन यूनिफिकेशन की 1866 में, जिसमें प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जंग हुई, तो उसमें ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के दरमियान जब ये जंग हुई, तो उसमें प्रूशिया की मदद की थी फ्रांस ने। तो फ्रांस की आर्मी और जो प्रूशिया की आर्मी थी, तो वो वेनिशिया में एंटर हुई और वेनिशिया में उन्होंने फिर यहाँ पे प्लेबिसाइड कराया ताकि लोग अपनी राय रख सके कि वो किन के साथ रहना चाहते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि हम यूनाइटेड इटली के साथ रहना चाहते हैं और टस्कनी भी उनके अंडर में चली गई। उसके बाद सिर्फ पैपल स्टेट्स रही। उसके बाद हम थर्ड जंग जो हुई थी यूनिफिकेशन जर्मनी की, जो प्रूशिया और फ्रांस के दरमियान हुई थी। तो उस वक्त फ्रांस को फौज की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने पैपल स्टेट से अपनी फौज निकाली और उस जंग में सर्व की, और इस तरह से सर्डिनिया पेडमोंट या इटली की फौज पैपल स्टेट्स में एंटर हुई। और उसके बाद उन्होंने
यूनिफिकेशन कंप्लीट की और रोम को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। इस तरह से ये सारी सातों की सातों स्टेट्स आज़ाद हो गई और इनका एक ही रूलर बना, विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो कि यूनाइटेड इटली का रूलर बना। तो इसके बाद स्ट्रेट केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे भी मैप से समझाना आपके लिए आसान होगा। हम बात करेंगे, ये जो 4 आइलैंड्स है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है और ये आयरलैंड है। अगर हम बात करें, सबसे पहले इंग्लैंड ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हासिल की, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंग्लैंड से ही शुरू हुई। तो पहले से ही ये जो है समंदर के किनारे पर इसकी बहुत सारे जो हम कह सकते हैं, जो नेवी वगैरह थी इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि साहिली इलाके थे इनके पास। और साथ में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्होंने किया तो उसके लिए रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए दूसरे इलाकों में गए और दिन ब दिन इनकी ताकत बढ़ती गई। अब ये जो 4 आइलैंड्स थे, चारों आइलैंड्स पे यहाँ पे इंग्लिश कल्चर था, यहाँ पे वेल्श कल्चर, यहाँ पे स्कॉटिश और यहाँ पे इरिश कल्चर। अब चारों के चारों कल्चर्स डिफरेंट थे, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, इनके रूलर्स डिफरेंट थे और इनके कस्टम्स वगैरह भी डिफरेंट थे। अब इंग्लैंड ने वेल्स को 1535 में ही अपने अंडर कर लिया था, इन पर अपनी डोमिनेंस हासिल की थी। उसके बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने और एक लॉ पास किया, जो कि उन्होंने 1707 में किया, जिसके तहत उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंडर में कर लिया। अब स्कॉटलैंड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश फ्लैग और जो एंथम है इंग्लैंड का, गॉड सेव आवर नोबल क्वीन या गॉड सेव आवर नोबल किंग, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो हाई लैंड्स पर या जो कैथोलिक्स थे, जो गैलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, उनको उस लैंग्वेज से, मतलब कह सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने से रोका गया और साथ में उनको कहा गया कि आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह नहीं मतलब पहन सकते। तो इस पर जो कैथोलिक्स थे उन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनको सजा दी गई। उसके बाद यही नसीब आयरलैंड के साथ भी, उनके साथ भी वही हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ मिल गए तो उस वक्त इसका नाम पड़ गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट है, उन्होंने एक और लॉ पास किया, जिसके तहत आयरलैंड को भी उन्होंने अपना हिस्सा बनाया 1801 में। और उसके बाद ये बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ये सारी जो जगह थी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तो इन लोगों के ये जो लोग थे वो आज़ादी की जदोजहद करते रहे। तो आयरलैंड की बात यहाँ पे करते हैं। आयरलैंड में 1898 में वॉल्फस्टोन, एक इरिश मतलब हम कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी था, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेवोल्यूशन करने की कोशिश की, लेकिन उसको क्रैश किया गया। उसके बाद ये आज़ादी की जदोजहद चलती गई। फाइनली आयरलैंड को आज़ाद किया गया 1922 में। लेकिन यहाँ पे मसला रहा नॉर्दर्न आयरलैंड का, जहाँ पे कैथोलिक्स मेजॉरिटी में रहते थे और प्रोटेस्टेंट्स मेजॉरिटी में रहते थे और कैथोलिक्स माइनॉरिटी में। तो जो इंग्लैंड है, ये हमेशा प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करता था, क्योंकि इंग्लैंड के लोग चुपचाप इंग्लैंड को मानते हैं। तो ये वो प्रोटेस्टेंट्स वगैरह वाले जो लोग हैं उन्हीं को मानते हैं। तो यहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा सिविल वार हुआ, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी ट्रीटीज भी हुई। फाइनली 1990s में एक ट्रीटी हुई जिसके तहत नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बना। तो अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इसका पूरा नाम है। और उसके बाद फाइनली स्कॉटलैंड और वेल्स 1998 में अलग कंट्रीज का दर्जा हासिल करने में कामयाब हुए। तो उसके अलावा हमारे पास और एक टॉपिक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो बहुत सारे आर्टिस्ट्स जो 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में थे, जिन्होंने सोचा कि हम कोई कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो हमारी नेशंस को कंक्रीट फॉर्म देंगी, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट फॉर्म देंगी।
जैसे कि एलिगरीज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो फीमेल एलिगरीज को बनाया गया जो कि रिपब्लिक, जस्टिस या हम कह सकते हैं लिबर्टी वगैरह को पर्सनिफाई करे। जैसे कि हम जब किसी कोर्ट वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे एक फीमेल स्टैचू होता है जिसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड होता है और हाथों में तराजू होती है। तो वो फीमेल फिगर जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है, सिंबलाइज करती है। इसी तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पहले ही हमने कहा है। लेकिन ये जो इन्होंने मतलब हम कह सकते स्टैचूज बनाए, ये रिप्रेजेंट करती थी नेशंस को। तो फ्रांस के आर्टिस्ट्स ने इस फीमेल एलिगरी का नाम दिया मैरियन, क्योंकि ये एक फेमस क्रिश्चियन नेम था। और उसके फीचर्स ये रखे गए, उसके पास एक ट्राई कलर फ्लैग जो उस कंट्री का है, उसके सर पर लाल टोपी, रेड कैप जो मतलब सिंबलाइज करती है लिबर्टी, और कोकेड। कोकेड एक गोल ब्रूच जैसा होता था जिसमें तीनों कलर्स के फ्लैग के होते थे। तो इस तरह की मूर्तियां पब्लिक स्क्वायर्स में इरेक्ट की गई, करेंसी स्टैंप्स वगैरह पर भी वहाँ पे मतलब मार्क की गई। और इसके अलावा इसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट वहाँ फ्रांस के लोग देने लगे, क्योंकि ये फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। और इसी तरह से जर्मन वालों ने भी फीमेल एलिगरी का नाम रखा जर्मेनिया, जिसके एक हाथ में उनका ट्राई कलर फ्लैग, सीने पर ब्रेस्ट प्लेट जिसमें ईगल बनी हुई है जो कि सिंबलाइज करती है जर्मन स्ट्रेंथ, और उसके हाथ में एक तलवार है। उसके इर्द गिर्द में ऑलिव ब्रांचेस है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये शी इज विलिंग टू, या जर्मनी इज विलिंग फॉर पीस। अगर उनके हाथ में सॉरी जो ये तलवार होती है उसमें ऑलिव ब्रांचेस नहीं होंगे तो वो वहां पे दर्शाती है कि जर्मनी इज रेडी फॉर वार। तो ये फीमेल एलिगरीज का दौर काफी मशहूर हुआ और इनकी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं रेस्पेक्ट करने लगे लोग। अलावा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, आप सबको पता है नेशनलिज्म क्या होता है, मतलब पैट्रियोटिक फीलिंग वगैरह अपनी कंट्री के लिए। और इंपीरियलिज्म एक पुराना कंसेप्ट है जिसमें जब एक टेरिटरी पावरफुल बन जाती है तो वो दूसरी टेरिटरीज पर जो कमजोर टेरिटरीज होती है उनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करती है, उन पर कब्जा करती है। तो 19th सेंचुरी में भी यही दौर हुआ कि सभी कंट्रीज ने सोचा क्यों ना हम दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा पावरफुल बने, ज़्यादा ताकतवर बने। तो यहाँ पर हम एक रीजन की बात करेंगे जिनको बाल्कन्स बोलते हैं। एक्चुअली में ये बाल्कन्स टर्किश वर्ड है जिसके मीनिंग है वुडी माउंटेन्स। तो साउदर्न यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है आजकल, जिनको रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो कहते हैं। इनमें से ये सभी कंट्रीज ऑटोमन टर्की के अंडर में थी। लेट 19th सेंचुरी में जब ऑटोमन टर्की वीक पड़ी तो उन्हें सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। इनमें से ग्रीस पहले ही आज़ाद हो चुकी थी 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से। लेकिन बाकी टेरिटरीज जो लेट 19th सेंचुरी में ऑटोमन टर्की कमज़ोर हुई उसकी वजह से ये सारी की सारी टेरिटरीज आज़ाद हुई और इन्होंने अपनी अलग अलग कंट्रीज बनाई। लेकिन इनके बीच में जेलसी बढ़ने लगी। ये काफ़ी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव साबित हुआ पूरे यूरोप के लिए। ये एक दूसरे की टेरिटरीज को खाना चाहती थी ताकि वो एक दूसरे से मजबूत बने और ये बिग पावर राइवलरी का हिस्सा भी बने, क्योंकि इनकी जो जियोग्राफी है ये जहाँ पे वाक़ा है वहाँ पे मेडिटेरियन सी भी वाक़ा है। तो जो भी बिग पावर जैसे कि रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस या ऑस्ट्रिया इन कंट्रीज पर मतलब हुकूमत करती तो उसके अंडर में मेडिटेरियन सी के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका और जो वेस्टर्न एशिया है उस पर भी कंट्रोल आता। और उसके बाद क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि सर्बिया को ऑस्ट्रिया अपने अंडर में करना चाहता था और सर्बिया के एक आदमी ने ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्चड्यूक फर्डिनांड का कत्ल किया। उसकी वजह से सर्बिया और ऑस्ट्रिया में जंग छिड़ गई। सर्बिया के सपोर्ट में ब्रिटेन, रशिया, फिर फ्रांस आया और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में टर्की और जर्मनी आया, जिसकी वजह से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो यहाँ पे ये जो एक
वक्त था जिसमें ये प्रॉब्लम्स हुई। बाल्कन्स एक ऐसा एरिया बना जहाँ पे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ। और उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो इन बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक ही कंट्री बनाई, यूगोस्लाविया, और जिसकी कैपिटल बेलग्रेड को रखा गया। लेकिन वो भी 1992 में फिर से डिसइंटीग्रेट हुई और ये सारी कंट्रीज फिर से एक बार अलग अलग हो गई। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, अमान अल्लाह।